रास्ते आईना खाने हो गए, रात रोशन हो गई, दिन भी सुहाने हो गए। कौन आया रास्ते आईना खाने हो गए। वक्त की रफ्तार तेज है, पर इतनी भी तेज नहीं कि तुम्हारी याद ना आए। ये आज ही का दिन था जब तुम इस जहां में आए और हमारी जिंदगी में गजल के फूल मुस्कुराए। बहुत जद्दोजहद हुई जिंदगी से तुम्हारी, अब उस जहां में तुम्हें सुकून मिल जाए। खुदा हमारी ये दुआ कबूल फरमाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायक और संगीतज्ञ जगजीत सिंह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांचे का स्तंभ रुपहली यादें। मैं हूं आपके साथ नियाजिया और आज हमारे साथ हैं संगीतकार डॉक्टर राज नारायण जी। स्वागत है आपका राज नारायण जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में राज नारायण जी, जगजीत सिंह जी की अगर हम बात करें तो वो एक संगीतकार होने के साथ साथ म्यूजिक अरेंजर भी थे, ऐसा हमने सुना है। तो इसमें क्या फर्क होता है, ये जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जगजीत सिंह साहब बेहतरीन फनकार होने के साथ साथ उतने ही अच्छे संगीतकार और उतने ही अच्छे अरेंजर थे जी। अगर बड़ी सामान्य भाषा में मैं बात कहूँ तो ऐसा ही है कि जैसे हम खाना बनाएं और खाना परोसें जी। तो जो परोसने का ढंग होता है, आपके सामने आने का ढंग होता है, अगर वो डेकोरेटिव ना हो तो अच्छा खाना भी उतना अच्छा नहीं दिखता। उसी अंदाज में कैसे कंपोज किया और फिर उसको कैसे सामने लाए, मतलब बीच में इंटरलूड कैसे हुए, बीच में शुरुआती म्यूज़िक कैसा हुआ, धुन अपनी जगह है, उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें अपनी जगह हैं। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को सामने रखते हैं पूरे एक कंपोजिट फॉर्म में, तब उसको हम कह सकते हैं कि वो संगीतकार और अरेंजर सब ने एक साथ मिलकर काम किया और आपके सामने चीज़ प्रस्तुत हुई। राजनारायण जी, आपको जगजीत सिंह की गायकी की, उनके गायन शैली की क्या विशेषताएं लगती हैं, औरों से कैसे अलग है और इतनी सरलता से लोगों को समझ में आ जाती हैं गजलें? जगजीत सिंह साहब ने जब शुरुआत करी थी तो वो भी लगभग उसी दौर के गायक थे जब पहले से बहुत स्थापित कलाकार मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब भी अपकमिंग थे जी, और बेगम अख्तर साहिबा, इस तरह की गायकी का दौर था और वो भी उससे अछूते नहीं रहे थे। शुरुआत उन्होंने भी वहाँ से की, लेकिन वो बहुत ही प्रैक्टिकल और जमाने की नब्ज को समझने वाले संगीतकार आप कह सकते हैं, ऐसे थे। और उन्होंने वक्त के साथ साथ इसको समझा कि इस गज़ल गायकी को या गज़ल विधा को अगर बढ़ाया नहीं गया, ज़्यादा दर्शक इसके साथ या ज़्यादा सुनने वाले इसके साथ जोड़े नहीं गए, तो ये धीरे धीरे अपने आप में ही कम होते जाएगी। और इस बात को ही उन्होंने गांठ बांधा और फिर उनका जो एक दूसरा पहलू शुरू हुआ, दूसरी पारी जिसे कह सकते हैं जी। फिर उसमें उन्होंने अपनी एक तो कोशिश ये करी कि गज़ल का जो भाव पक्ष है उसको बहुत उभारा और उनकी आवाज़ में वो एक ऐसी कशिश थी और अदायगी, हर लफ्ज़ को अदा करने का एक अलग ही अंदाज था। उसके पहले के गायकों में अगर अपन देखते हैं तो वो अपनी कलाकारी से या बहुत डिफिकल्ट सुर लगा के आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव बना के अपनी ओर खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन जगजीत सिंह साहब ने वो शब्द कहना क्या चाहता है, उसके माने क्या है, उसके भाव क्या है, उसके सुर ढूंढे और उनको बड़ी संजीदगी से, बड़े खुसूस अंदाज कहते हैं ना कि एक दिल से लगा के उसको जी। पेश किया और उस दिल से निकली बात से फिर कोई अछूता रहा नहीं, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, यंगस्टर्स रहे हों चाहे ओल्ड लोग रहे हों, सब उनके मुरीद हुए। सुनने में काफी आसान लगती हैं, लेकिन एक संगीतकार के नाते अगर आपसे जानना चाहूँ तो वो उतनी आसान थी नहीं। बिल्कुल सच बात है। कभी कभी ऐसा है कि आप तेज चलना कभी कभी आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारी गलतियां आपकी उसमें ढकते हुए निकल जाती हैं। लेकिन जगजीत सिंह साहब की अगर बात करें हम तो बहुत ही ठहराव के अंदाज में गाने वाले व्यक्ति थे।
तो जब आप ठहराव में गाते हैं तो आपकी बड़ी बारीक से बारीक गलती भी बहुत बड़ी सी होकर सामने आती है। तो उस ठहराव के साथ वो अपने आप को पेश करते थे कि लफ्ज़ भी पूरी तरह से आपके जहन में जाएं और वो जो एक अंदर से कोई बात कहना चाहते हैं वो बात भी आपके अंदर जाए। केवल कलाकारी का ही बहुत उसमें पहलू ना रहे, वो भी रहता था, ऐसा नहीं। उनका चूंकि बैकग्राउंड क्लासिकल म्यूजिक का था तो वो अपने आप छुपा रहता था, लेकिन सामने उभर के ऐसा आता था कि सीधा सा गा रहे हैं। सरल सा लगता था लेकिन सुनने वालों को। सीधा चलना भी कभी कभी बहुत कठिन होता है। ये उन्होंने कोशिश भी करते थे, लेकिन वो उतना आसान नहीं था जब गाया जाए। बिल्कुल इमिटेट करने में वो कभी भी आसान नहीं होता था। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत कम लोगों को उनको जो है उसी रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। सब सुर वही लगाते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन वो अंदाज कुछ कम तरीके से झलक पाता है। और एक वक्त भी था जब कुछ अदबी लोग या उर्दू ज़बान जानने वाले लोगों के इख्तियार में थी गज़लें, और तब जगजीत सिंह ने जो शुरुआत की तो बहुत सीधी सरल हो गई। उन्होंने उस वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की जो समझदार कहने का अर्थ जो पहले से जुड़ा हुआ था, वो वर्ग तो था ही, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो सीधे गज़लों से उतना जुड़ा नहीं था। और जिस दौर में जगजीत सिंह साहब ने नाम कमाया या ऊपर आए, वो दौर फिल्मी संगीत के स्वर्णिम युग का दौर था। एक से एक बेहतरीन संगीत बनाने वाले और गाने वाले सब, जिनका भी आप नाम ले लें, वो सब महान ही थे। उस दौर में अपनी एक अलग पहचान, अपनी कंपोजिशन और अपनी आवाज़ और अपना खुद ही कलाम चुनना, जिन भी शायर का चुनना, इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके और उनसे कॉम्पीट करके अपने आप को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए था, साथ ही साथ उनकी बुद्धि और उनके प्रैक्टिकल होने का अंदाज भी अपनी जगह उसमें जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे सरल से कलाम चुने जो हल्के भी ना हो और बहुत मुश्किल भी ना पैदा करें समझने में, और ऐसे कलामों को उन्होंने चुना और उतनी खूबसूरत उनकी धुनें बनाई और उतनी ही अपनी दिलकशिश आवाज़ या कह लें सुरीली आवाज़, गहरी आवाज़ के साथ गाया कि हर व्यक्ति जुड़ गया। हम कह सकते हैं कि आज़ादी चाहते थे अपने गानों में, है ना, संगीत के चुनाव में। जैसे मिर्ज़ा गालिब का अगर हम एक धारावाहिक आता था डीडी नेशनल पे, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल। उसी वक्त की बात है, नीम का पेड़ भी आया जिसका शीर्षक गीत उन्होंने गाया, मुंह की बात सुने हर कोई। तो कुछ ऐसी गज़लें जो उन्हीं की आवाज़ में आज तक हमें एक पसंद आती, कहना चाहिए, जहन में बैठी हुई हैं। तो उन गज़लों की बात करें तो वहाँ पर भी ये था कि उस ज़माने को उन्हें दर्शाना था, गुलजार साहब को। देखिए, वो मैंने जैसे पहले कहा कि वो अपने स्वर्णिम युग की तरह था वो संगीत का युग। तो अगर उस दौर में आपके अंदर कोई बहुत विशिष्ट बात ना हो तो अपने आप को स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल का काम था, इतना आसान नहीं था। आपको शो करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था कि आप में ये बात, ये चीज़ बहुत खूब है। तो जगजीत सिंह साहब में जो वो न्याय जो करते थे कलाम के साथ, वो बिल्कुल अलग ही स्तर का था, जिसको आप कह सकते हैं। और यही कारण था कि लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, हाथों हाथ उनकी चीज़ों को पसंद किया। कहते हैं कि हर संगीत का, हर गीत का आधार शास्त्रीय संगीत ही होता है। तो उनकी अगर एक मशहूर गज़ल की हम बात करें जिसमें मिलकर जुदा हुए, तो एक ये किस राग में है, अगर इसके बारे में थोड़ा बता दें आप। जगजीत सिंह साहब ने बाकायदे क्लासिकल की शिक्षा ली थी, और आपको बहुत प्रयोगधर्मी होने के लिए आपका आधार मजबूत होना ही चाहिए। और ख़ास तौर से गज़ल एक तरह से पहले सेमी क्लासिकल वैरायटी थी, जिसको थोड़ा सा और ऊपर लाके उन्होंने लाइट म्यूजिक तक वो लेके आए उसको। पर चूंकि शुरुआत वहीं से हुई थी तो उनका भी अंदाज जो है वो क्लासिकल का अंदाज उतना ही गहरा था। और ये राग जोग में है, मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ आपके लिए। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम।
मिलकर जुदा हुए। बहुत बहुत खूब। तो ये एक रूहानी सा अंदाज लगता है, दिल को छू जाने वाला। अगर जी, और इसमें खूबसूरत बात ये थी कि इसको उन्होंने जगजीत जी और चित्रा जी दोनों ने मिल के गाया था। हाँ। ये एक अपने आप में एक अलग अंदाज था। यूं तो आप कह सकते हैं कि फिल्मों से बारोड अंदाज कह सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपोजिशन में इस तरह की गायकी या इस तरह का प्रेजेंटेशन करने की भी एक तरह से शुरुआत करने का श्रेय जगजीत सिंह साहब को ही जाता है। वो मशहूर जोड़ी जगजीत सिंह साहब चित्रा लोगों सिंह ने बहुत पसंद किया, क्योंकि प्राइवेट कंपोजिशन डुएट में सुनने का और इस तरह का अंदाज में आने का पहले लोगों का कोई अनुभव ही नहीं था। केवल चित्रपट संगीत, फिल्म संगीत में ही ऐसा सुनने को मिलता था। तो ये भी उसका एक कारण रहा। और बहुत आनंद भी लेते थे लोग उनकी गजलों का, जब दोनों साथ में गाते थे। वो भी एक अलग ही लुत्फ था, क्योंकि वो एक कंप्लीट शोमैन थे। उन्होंने शुरुआत ही अपनी स्टेज शो से करी थी। उनके संघर्ष के दिन का साथी स्टेज शो ही थे। तो वो एक स्टेज में कैसे लोगों को बांधना है, तो चाहे वो कलाम की बात हो, चाहे उसके शब्द किस तरह के होने चाहिए, या फिर बीच में कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए। गजलें यूं माना जाता था कि बड़ी गहरी और बड़ी संजीदगी और डुबोने वाली चीज है, उससे भी वो उसको बाहर लेके आए। जो उसका पुराना अंदाज था कि नहीं, गजल गाने वाला जो है वो बिल्कुल कुर्ते पैजामे और उसी ड्रेस में आएगा, तो उन्होंने कई बार कोट पहनकर या हाफ शर्ट पैंट पहनकर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो उनका प्रयोग धर्मिता का अंदाज बिल्कुल अलग ही था। और बहुत सारे पंजाबी टप्पे भी याद आते हैं। ये तो उनका अपना एक कह सकते हैं, चूंकि वो थे ही पंजाबी। पंजाबियत उनके अंदर रची बसी थी, उससे गजलों में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, पर रूह तो पंजाबी थी। और बड़े ही आश्चर्य के हास्य व्यंग था। और आपने पंजाबी गजलें बहुत कम सुनी होंगी। जगजीत सिंह साहब को ही इसका श्रेय जाता है कि शिव बतालवी की पंजाबी गजलें उन्होंने बहुत सारी कंपोज करी और प्रस्तुत की, और बड़ी मशहूर भी हुई, बड़ी सुनी गई। यूं तो हम सबके दिमाग में पंजाबी में हम केवल नाचने गाने वाले गाने ही सुनते हैं, पर उन्हें गजलें भी उन्होंने बहुत सारी उसमें कंपोज करी। ये भी काफी संजीदगी के साथ उन्होंने पेश किया, लेकिन लोगों को वो मजा आया जो हास्य व्यंग में आता है, जैसे बागे विच आया करो। हाँ जी, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं जो है उन्होंने, जब वो लगातार गजलें गाते रहते थे, तो अंत में एक मूड को लाइट मूड करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ, या तो हल्के जोक्स या इस तरह के पंजाबी कुछ गाने वो गाया करते थे, और उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के अंदाज में ही वो उतने खूबसूरत लगते थे। और कभी कभी तो अर्थ भी नहीं समझ में आता था कुछ, तो आज भी नहीं आता। हम पंजाबी गाने ये तो अपने रिदम में सुनते रहते हैं, और उनसे भी उनकी रिदम में भी सुनते रहते थे। तो पर ये है ना कि मुस्कुराहटें जो होती थी, लाखों लोग जो एक अंदाज पे मुस्कुराते थे, तो ये बहुत बड़ी बात हुई उस वक्त। या तो तर्ज इतनी खूबसूरत थी, उनका संगीत है ना, दोनों खूबसूरत थे, तो दिलों में उतर गई ये। और आज भी हम देख रहे हैं कि नई जनरेशन भी इन गीतों का, गजलों का लुत्फ ले रही है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने। जो जिस स्तर का, जैसा प्रस्तुतिकरण, जिस स्टैंडर्ड की बातें वो कह गए, अभी तो बड़ा ही मुश्किल सा लगता है कि कोई इस स्तर से डूब के, या इस तरह के कलाम, या इस तरह की कंपोजिशन, या इतना अच्छा अरेंजर, सब कुछ एक व्यक्ति में समाहित होना बड़ा ही, जब बिल्कुल कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे दीदावर लोग हैं जो एक दौर में एक साथ पैदा हुए, और हम सबका भाग्य है कि हम उनके दौर में ही रहे हैं, उनको सजीव भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी। जब हमारी फिल्मों के गाने जो उस वक्त भी और आज भी काफी तड़क भड़क लिए हुए होते थे, तो उसमें भी कहीं उन्होंने प्रयोग किए, गजल को वहां पर भी लेके आए। बहुत सारी ऐसी उनकी गजलें हैं जो फिल्मों में हैं। बिल्कुल। देखिए, जगजीत सिंह साहब की जो मूल इच्छा थी, जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि वो मूलतः तो कंपोजर ही बनना चाहते थे, और कंपोजर के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, और अर्थ मूवी में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया भी, और बड़ा पॉपुलर भी रहा उनका वो म्यूजिक, और गाया भी उन्होंने दूसरे कंपोजरों के लिए। उनका कालजयी गाना है, होठों से छू लो तुम, काफी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। हाँ बिल्कुल, और वो आज तक लोगों की जुबान पे उसी तरह चढ़ा हुआ है। वो उसी तरह से लोग हर
जो व्यक्ति गुनगुनाना चाहता है वो एक बार इस गाने को गुनगुना ही लेता है, इस गीत को गुनगुना ही लेता है। या फिर जो आर्ट मूवीज उस दौर में चली फारूक शेख साहब की, चाहे वो प्यार किरण जी के ऊपर था कि प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, या और भी कई बड़े मशहूर गाने हुए, जैसे कि ये तेरा घर ये मेरा घर बहुत मशहूर गीत था उस वक्त का। तो उन्होंने फिल्मों में भी बहुत सारे अपने प्रयोग किए और बड़े हिट भी हुए। ये अलग बात है कि फिर कालांतर में शायद बातें बदल गई होंगी या उनका रुझान अपने प्राइवेट एल्बम्स की तरफ ज़्यादा हो गया। तो फिर बहुत, हालांकि वो बीच बीच में अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा ही कराते रहे जी, और फिल्मों में भी, फिल्मों में ही हाँ। चाहे वो आमिर खान साहब की सरफरोश रही हो, होश वालों को खबर, बिल्कुल, चाहे वो चीनी कम में रहे हो जी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रस्तुत तो वो करते ही रहे और लोग उनको, चाहे चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो जगजीत सिंह साहब फिल्मों में भी बने रहे, लेकिन हाँ उस फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ उन्होंने अपने प्राइवेट एल्बम्स किए, प्राइवेट गजलों को लेके वो हमारे बीच में आए। और लता मंगेशकर के साथ भी उन्होंने, ये तो उन्हें कहा ही था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, हाँ। कि वो गान सरस्वती कह लें जो कह लें, जी, जी, जी। उनके साथ वो कोई प्रोजेक्ट करें। और उनका सजदा एल्बम जो है लता जी के साथ हम लोगों के सबके सामने आया। और गज़ल का कहा जाए कि एक रूहानी गज़ल का अगर आप सुनने के शौकीन हो तो आप उस एल्बम को सुने तो आपके अंदर रूहानी ताकत के रूप में वो अंदर उतर सी जाती है। दोनों की वो शानदार आवाज़ कहें, परफेक्ट आवाज़ कहें, या उसके आगे की हम सोच ही नहीं पाते कोई आवाज़, ऐसी आवाज़ कहें, अपेक्स कहें, उसके साथ वो अंदाज, वो धुनें, वो लफ्ज़, सब कुछ मिलके उसको बहुत ही मतलब अतुलनीय जैसी वो प्रस्तुति बनाता है। जी जी। हालांकि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, इन सब के गाने गाते हुए वो बड़े भी हुए थे। वो तो उस दौर का मैंने कहा स्वर्णिम काल था। हाँ, तो बेस्ट म्यूजिशियन को नौशाद कॉलेज में अपने वो गाया करते थे और इसी शर्त पे गए कि वजीफा तो मिल रहा है, गाना गाने के लिए मिलेगा उनको। बिल्कुल, तबीयत रूहानी थी, उनको घर से ही संगीत सीखने का मौका अपने जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वहीं से मिला। और शुरुआती में उन्होंने मास्टर शर्मा जी कोई उनके गुरु थे, उनसे सीखा, बाद में कोई खान साहब से भी सीखा, फिर बाद में जालंधर कॉलेज में आए, जहाँ से वो हिट हुए और कुछ उनके प्रोफेसर साहब ने उनको और भी प्रेरित किया कि नहीं ये तुम्हारा फील्ड है, तुम इसमें जा सकते हो। और इसी तरीके से कदम दर कदम वो फिर आगे इस दिशा में बढ़ते चले गए। जी जी। इस मौके पे कोई खास गजल आपको याद आ रही हो उनकी तो जरा जरूर। उनका शुरुआती जो एल्बम आया था और उसमें बड़ी मशहूर गजल थी कल 14वीं की रात थी, यूं तो बहुत सारे फनकारों ने उसे अपने अपने अंदाज में गाया है, और जगजीत सिंह साहब का भी अंदाज एक अलग अंदाज था। जी जी। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। इसकी कुछ खासियत बताना चाहें तो? ये गजल ऐसे तो राग खमाज में गुलाम अली साहब ने भी गाई, पर उनका अंदाज एक बहुत ही दौड़ता हुआ अंदाज रहा इसमें। हाँ। और जब जगजीत सिंह साहब ने गाया इसको कि कूचे को तेरे छोड़ के जोगी ही बन जाए, मगर
तो लफ्ज के साथ न्याय भी किया कि वो जोगी ही बन जाए मगर कूचे को तेरे छोड़ के जोगी ही बन जाए मगर कूचे को तेरे छोड़ के जोगी ही बन जाए मगर जंगल तेरे पर्वत तेरे जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सहरा तेरा कल 14वीं की रात थी। जो जॉयफुलनेस है, जो बात कहना चाह रहा है शायर कि क्या रात थी, उस बात के साथ केवल धुन के माध्यम से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक जो अधिकतम न्याय किया जा सकता है वो कोशिश उनकी रही और कामयाब कोशिश रही। आज 50 साल बाद भी हम उसी उत्साह उमंग के साथ उसको गुनगुनाते हैं। यही खास रहा और दिल नहीं भरता, दिल नहीं भरता। जब भी सुने, जब भी सुनाए, हर बार एक नया लुत्फ सा आता है। जी जी जी। एक और कोई गज़ल जिसके बारे में आप ख़ास तौर पर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि वो और गज़लों से अलग है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही आपसे कहा कि जगजीत सिंह साहब भी कई दौर से गुजरे। शुरुआती दौर उनका भी प्रभावित थे, वो भी मेहंदी हसन साहब, जो लोग उस समय के बेहतरीन नाम थे। और उस दौर में उन्होंने भी लगभग उसी तरह की कंपोजिशन करी। मैं एक आपको कंपोजिशन सुनाता हूँ, राग रागेश्वरी में है ये। अच्छा। तलाश मंजिले जाना तो एक बहाना था, तलाश मंजिले जाना तो एक बहाना था, तमाम उम्र मैं अपनी तरफ रवाना था, तलाश मंजिले जाना तो एक बहाना था। मैं उसको हश्र में किस नाम से सदा देता कि मेरा उसका तवारुफ तो गायबाना था। मतलब मेरे कहने का कि उस दौर में उन्होंने वैसी ही गजलें कंपोज की जो मुश्किल भी थी, कठिन थी, राग भी अलग था, अंदाजे बयां भी लगभग उस दौर का ही था जैसे बाकी लोग कंपोज करते थे। तो ये गजलें जो हैं वो जो थोड़ा बहुत गाने बजाने वाले, जो थोड़ा बहुत दखल रखने वाले लोग, उन तक ही पहुंची। जैसे कुछ कम सुनी गजल है, आपने भी शायद ना सुनी हो। जी बिल्कुल, हम सुनना जरूर चाहेंगे। तो ये इसीलिए मैंने आपको सुनाई कि वो कई दौर से गुजरे। फिर जब उन्होंने सारेगामा, जो उस समय HMV का जो एल्बम जो पहला उनका लॉन्च हुआ, और कहते हैं कि वो उन्होंने कंपोज किया था भूपेंद्र सिंह जी के लिए, और शायद उनकी डेट्स नहीं मिली, उस समय के बड़े स्थापित कलाकार हो चुके थे। तो फिर उन्होंने मजबूरन खुद गाई, और जो वो उन्होंने गाई और जो पॉपुलैरिटी गेन करी, तो उसके बाद फिर वो खुद ही गाने लग गए। और उसकी वो नज्म तो हर ज़बां पे आज तक चढ़ी हुई है, और शायद एकदम अपने लफ्ज़ों को उसने सही साबित भी कर दिया। जी। आप सब सुने होंगे ये नज्म। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे।
उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत खूब राजनारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। पर हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि दिल में ज़रा सा मलाल है कि काश आज भी हम उन्हें कह पाते कि तुमको दरिया दिली की कसम साथिया, मुस्तकिल दौर पर दौर चलता रहे। हम फिर मिलेंगे रुपहली यादों में, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। कौन आया रास्ते आईना खाने हो गए, रात रोशन हो गई, दिन भी सुहाने हो गए। कौन आया रास्ते आए ना खाने हो गए। ये भी मुमकिन है कि मैंने उसको पहचाना न हो, अब उसे देखे हुए कितने ज़माने हो गए। रात रोशन हो गई, दिन भी सुहाने हो गए। कौन आया रास्ते आए न खाने हो गए। जाओ उन कमरों के आईने उठाकर फेंक दो, बेअदब ये कह रहे हैं हम पुराने हो गए। रात रोशन हो गई, दिन भी सुहाने हो गए। कौन आया रास्ते आए न खाने हो गए, आए न खाने हो गए, आए न खाने हो गए।